अगर हम भारत में स्वतंत्रता का इतिहास देखें तो ये बहुत लंबा है। इसमें कई सारे आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो पहला आंदोलन है, अगर हम उसको मानते हैं तो 1857 की क्रांति को मानते हैं, और उसके बाद हमें कई छोटे बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे। और आज मैं उस आंदोलन की बात कर रहा हूँ जो भारतीय स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई है, या हम कहें कि भारतीय स्वतंत्रता का आखिरी संग्राम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूँ हंस वाहिनी क्लासेज में, और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, और इसे अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाई अगस्त में शुरू हुई थी, और ये है 1942 में। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कब आया है? 1942 में। और अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो यह ऐसा आंदोलन है, ठीक है, जिसमें हिंसा अहिंसा दोनों क्या है आपको देखने को मिलेगा। कि अगर आपके पेपर में आता है कि गांधी जी का ऐसा कोई आंदोलन बताओ जिसमें आपको हिंसा और अहिंसा का सम्मिश्रण देखने को मिले, तो यह भाई भारत छोड़ो आंदोलन। और यह ऐसा आंदोलन है जिसमें रेडियो का प्रयोग किया गया है, और ये आंदोलन भूमिगत हो गया था। तो ये हम आगे बात करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। और साथ में क्या है कि भाई ये क्या है, भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई है या अंतिम महासंग्राम है। तो अगर हम बात करें कि इसके रीज़न क्या है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन क्यों करना पड़ा, तो भाई एक तो रीज़न मेन यही है कि भाई भारत को आज़ादी चाहिए, ठीक। और अगर हम बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो कि भाई फेल हो गया। 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था, ये फेल हो गया। तो भारत के लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे कि भाई अंग्रेज़ों ने भारत को कुछ नहीं दिया, ठीक। और दूसरी बात, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, और जो जापानी ताकत है, या हम कहें कि जापानी सेना है, वो आपकी सिंगापुर होते हुए भारत की तरफ आ रही थी, और इससे भारत के लोग काफ़ी डरे हुए थे। और इसी के चलते हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हो गई, क्योंकि वो भारत की क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो अगर हम बात करें कि अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो कहाँ रखा गया, ठीक। तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 7 अगस्त 1942 को, ठीक, याद रखना है सब। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अबुल कलाम आज़ाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पेश किसने किया, तो वही वो किया है नेहरू जी ने। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, 1942 में। और वो पेश कब किया गया? 7 अगस्त 1942 को। तो नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। ये 8 अगस्त को पास हो गया, मतलब इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने 8 अगस्त को पास कर दिया कि भाई ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या करा जाएगा, चलाया जाएगा। और ये ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? बम्बई के ग्वालियर टैंक में, ठीक, याद रखिएगा। तो अब इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया है, करो या मरो का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के लिए गांधी जी ने दिया था, तो वो भाई दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, कि भाई या तो कर जाओ या फिर मर जाओ, ठीक। अब क्योंकि ये बात अंग्रेजों को भी पता चल ही जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, देखो 7 अगस्त को प्रस्ताव पेश हुआ, 8 अगस्त को वो पास हो गया, और 9 अगस्त को अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चला दिया। ऑपरेशन 0 आवर, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया, जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ रखा गया, तो गांधी जी को कहाँ रखा जाएगा? तो गांधी जी को रखा जाएगा भाई पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा जाएगा। और उसके साथ कौन है? उनके साथ भाई कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी, और सरोजिनी नायडू। और इसी दौरान, इसी आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगर पूछा जाए कि भाई कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खां पैलेस में ही हो गई, ठीक है। और हम बात करें कि नेहरू जी को कहाँ रखा गया, तो नेहरू जी को रखा गया
अहमदनगर दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए, और इस दौरान क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर में सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को क्या कर दिया गया, अवैधानिक घोषित कर दिया गया। और यहीं पे एक फैक्ट आता है, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी कांग्रेस के अधिवेशन वाली, कि 1942 में जब अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष होंगे, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होगा, तो उसके बाद क्या है कि इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा और सबसे लंबे समय तक अब अबुल कलाम आज़ाद ही क्या बने रहेंगे, इसके अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि अब कोई मीटिंग वोटिंग होने वाली नहीं है। तो यही सवाल आता है कभी कभार कि भाई सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो कौन रहे, अबुल कलाम आज़ाद। इस पूरे दौरान 1945 तक वो क्या रहेंगे, अध्यक्ष के पद पर बने ही रहेंगे। अब अच्छा देखो, मैंने कहा कि कांग्रेस को अवैधानिक घोषित कर दिया गया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा और वहाँ पे उनको जो समझ में आएगा, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। वो हिंसा का भी प्रयोग करेंगे, अहिंसा का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए इस आंदोलन में आपको हिंसा अहिंसा दोनों देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो जो भी और नेता हैं वो सब कहाँ हो जाएंगे, वो सब आपके छुप जाएंगे, या हम कहेंगे कि वो भूमिगत हो जाएंगे। और भूमिगत होने का मतलब अब वो आंदोलन का नेतृत्व अंदर ही अंदर, या हम कहें कि चुपके चुपके करेंगे। तो आंदोलन की नेतृत्व जो आ जाता है उसमें जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जो कि जेल से भाग कर भाई आ जाते हैं और भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें आएंगे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और बीजू पटनायक। आप इन सब का नाम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा, भाई आपको करना ही पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो कौन है, जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, अरुणा आसफ अली है, सुचिता कृपलानी है और राम मनोहर लोहिया तथा बीजू पटनायक हैं। इन सब में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया का ज़रा नाम ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि रेडियो का जो प्रसारण है ना, वो शुरुआत कौन करेंगी, वो करेंगी उषा मेहता। ठीक है, तो सवाल कैसे आता है, ये ऐसे पूछा जाता है कि उषा मेहता किस आंदोलन से जुड़ी हैं, तो भाई उषा मेहता आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस दौरान आपका रेडियो से प्रसारण शुरू करा है सर्वप्रथम। इसलिए ये कई बार पूछा गया है कि भाई उषा मेहता कौन से आंदोलन से जुड़ी हैं, तो कौन से आंदोलन से जुड़ी हैं भाई, आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हैं। और साथ में राम मनोहर लोहिया भी इसी आंदोलन से जुड़े हैं, क्योंकि ये भी नियमित रूप से रेडियो पर कांग्रेस की तरफ से बोला करते थे। कौन, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अच्छा इस दौरान हमारा क्या हुआ कि 3 जगह समानांतर सरकारें बन गई। ये भी प्रश्न आता रहता है कि भाई समानांतर सरकारें कौन से आंदोलन के दौरान बन गई थी। समानांतर सरकारें मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग इन जगह पर अपनी अपनी लोगों ने क्या करी, सरकारें बना ली थी। तो जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बलिया की आती है कि भाई बलिया, तो बलिया में समानांतर सरकार जो बनाई गई थी उसके कौन है लीडर, तो उसको नेतृत्व कर रहे हैं चित्तू पांडे। ये सब आता है, केवल मिलाने को आ जाता है कि भाई बलिया में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व कौन कर रहे हैं, चित्तू पांडे। और यहाँ पर सरकार को क्या कहा जाता था, राष्ट्रीय सरकार। तो ये प्रथम समानांतर सरकार है जो कि भाई बलिया में बनी। ये गाजीपुर में भी इसका नाम आता है। ठीक है, और इसके ये कौन सी राष्ट्रीय सरकार है, ये पहली राष्ट्रीय सरकार है और जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, चित्तू पांडे। ठीक, दूसरी सरकार हम कहें तो वो बंगाल के मिदनापुर में बनी। ये 1944 तक चली थी और इसे जातीय सरकार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जातीय सरकार कहाँ पे थी, तो जातीय सरकार कहाँ पे थी, आपके बंगाल में थी। ठीक है, और यहीं का एक किस्सा जुड़ा है कि भाई मातंगनी हजारा जो भाई मिदनापुर की थी, वो 73 वर्ष की थी, तो उन्होंने गोली लगने के बाद भी झंडे को क्या है, गिरने नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए मातंगनी हजारा का नाम आपका तामलुक से जोड़ा जाता है मिदनापुर से। ठीक है, तो तामलुक में कौन है, आपकी मातंगनी हजारा हो गई। ठीक, और क्या है कि यहाँ पे सरकार को क्या बोला जाएगा, जातीय सरकार। 3 जगह समानांतर सरकारें हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, बलिया, तामलुक और सतारा। और सतारा से क्या सवाल आता है कि सतारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी कौन सी समांतर सरकार थी, तो भाई ये थी सतारा। मतलब ये सबसे लंबे समय तक चली और कब तक चलेगी,
1945 तक। और इसके नेता कौन है? YV चाहवाण। ठीक, तो 3 जगह समानता जो सरकारें स्थापित होंगी वो बलिया, ताम्लुक और सातारा में होंगी, और इनके नेता कौन होंगे? YV चाहवाण। अच्छा, इस आंदोलन के बाद है अब क्या होगा कि अब भारत वालों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है, इसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या है, भारत आज़ाद ही हो जाएगा। सही है। तो भाई वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, दोबारा देखिए नहीं समझ में आता है, कमेंट करिए नहीं समझ में आता है तो, बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना समय देने के लिए भाई धन्यवाद।